हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान एथलीट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। हमारे एक लर्नर द्वारा पूछा गया था ये, और मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है और रक्षात्मक प्रतिक्रिया इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी होता है जो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अपनाता है ताकि वो रियलिटी को मेंटेन कर सके या फिर अपने सेल्फ स्टीम को मेंटेन कर सके और रियलिटी का सामना कर सके। ये मैकेनिज्म हमें हेल्प करता है कि हम एंग्जाइटी को और अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर सकें और हमें स्ट्रेस लेने से बचाता है। तो ये हम देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में क्या होता है। अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर से जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो वहीं से आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस डिफेंस मैकेनिज्म के क्लास को। देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र, ये क्या होता है? अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज होता है ये, अचेतन मनोवैज्ञानिक रणनीति, और इसका उपयोग एक व्यक्ति वास्तविकता से निपटने और आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए करता है। यानी एन इंडिविजुअल यूज टू कोप विद रियलिटी एंड मेंटेन सेल्फ स्टीम यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, ये मैकेनिज्म जो होता है ये एंग्जाइटी और अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने, एंग्जाइटी को कम करने के लिए यूज होता है, और स्ट्रेस से आपको बचाता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचाता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? जो भी आंतरिक संघर्ष। कई बार लोग अपने अंदर ही संघर्ष करते रहते हैं, बहुत ही मेंटली तौर पे भी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी भी चीज़ को टेंशन करके, किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेके। तो हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसके लिए ही काम करता है। आप देखते हो कई बार आपको कोई प्रॉब्लम होता है और आप ज़्यादा खाना खाने लगते हो। कई लोग खाना छोड़ देते हैं, बहुत लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको खाने का मन नहीं करता है। तो आपको ऐसा नहीं कि अपने मन से मन नहीं कर रहा है, वो आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो काम कर रहा है उस टाइम पे, और वो चाहता है कि आपके बॉडी पे ओवरलोड ना हो, और इसीलिए आपको बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होगी। जो जब भी कोई बीमार होता है तो उसको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती। तो जो भी आपके बॉडी कह रहा है तो वो एक तरीके से अनकॉन्शियस एफर्ट है आपके बॉडी का, आपको वापस से एक नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। मेजर डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में देखें। सबसे पहला है रिप्रेशन, यानी दमन। किसी चीज़ को हम रिप्रेस कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर हम दमन कर देते हैं अपने भीतर ही तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी अनएक्सेप्टेबल थॉट है, कोई भी फीलिंग है या इम्पल्स है, तो इसको हम अस्वीकार कर देते हैं, इसको बिल्कुल ही हम अंदर अपने दबा देते हैं। ठीक है, अनएक्सेप्ट कर देते हैं इसको हम कहते हैं रिप्रेशन। किस टाइप के विचार हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, कई बार आपके मन में विचार आ सकता है, किसी से आपका झगड़ा हो गया, मन में आपके आ रहा है कि इसको मैं मार डालूं, लेकिन फिर आप सोचते हो कि क्या ये रैशनल चीज़ है किसी को मार देना? बिल्कुल नहीं है। एक छोटे से चीज़ के लिए आगे जाके फिर आपको उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो ये अनएक्सेप्टेबल थॉट्स होता है। कई बार आपको ऐसे फीलिंग्स आ जाती हैं, ऐसे इम्पल्सेज आ जाते हैं, गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपका डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है और आप उस चीज़ को दमन कर देते हो, अपने भीतर उसको दबा देते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जिस व्यक्ति के मन में बचपन की किसी दर्दनाक घटना की यादें दबी हुई हैं, उसके साथ मान लीजिए बचपन में कोई बहुत दर्दनाक घटना हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि वो इराक में रहने वाला एक बच्चा है और इसके बचपन में वो देख रहा है चारों तरफ बॉम्बिंग हो रहा है, चारों तरफ बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, और फिर उसे कहीं से कोई एनजीओ बचा के ले आता है और दूसरे कंट्री में ले आता है। लेकिन उसकी बचपन की यादें तो उसके मन में दबी हुई है ना, तो उसे बाद में क्या होगा? जीवन में रिश्ते बनाने में कठिनाई हो सकती है, लोगों के साथ घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती है, और वो चीज़ें, जो वो यादें जो बचपन में उसने देखा है, वो हंट करेंगे उसे जीवन भर। ठीक है, जीवन परंत वो चीज़ें हंट करती हैं। तो ये रिप्रेशन, दमन होता है। तो दमन के कारण आप करंटली तो आप सही हो जाते हो, लेकिन लाइफ टाइम उस चीज़ को जो है आपको झेलना पड़ सकता है। दूसरा है डिनाइल, यानी इनकार। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो वो चीज़ों को बिल्कुल इनकार ही कर देते हैं ना, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। कई लोग फैक्ट्स को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और एक्सटर्नल इवेंट्स को जो है ना वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देते हैं। अवेयरनेस में नहीं रहना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की जागरूकता को वो रोक देते हैं और वास्तविकता से, तथ्यों से भागने लगते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। आपने देखा होगा ये डिनाइल जो है ना, ये कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आसपास रहने वाले, उसके घर वाले जो है वो करते हैं, है ना, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कोई व्यक्ति अब नहीं रहा, तो वो डिनाइल स्टेट में चले जाते हैं। फिर वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल ही फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये जिंदा है, ऐसे है। तो वो क्या है? वो ये है डिनाइल स्टेट। और देखिए, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि एक स्मोकर है, एक धूम्रपान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको स्मोकर कहते हैं। तो वो एडमिट ही नहीं करता है कि स्मोकिंग हार्मफुल है, वो लगातार सिगरेट पिए जा रहा है, वो समझता ही नहीं इस चीज़ को कि स्मोकिंग हार्मफुल है, और इस चीज़ का एविडेंस है, एविडेंस होने के बाद भी वो नहीं इस बात को मानेगा, वो पीता रहेगा। तो डिनाइल स्टेट में है वो। अगला डिफेंस मैकेनिज्म हम देखें तो प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण, अपने खुद के विचारों को या भावनाओं को जो कि अस्वीकार्य हैं, जो अनएक्सेप्टेबल हैं, उनको दूसरे के ऊपर थोप देना, किसी अन्य व्यक्ति को इसका श्रेय दे देना। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक व्यक्ति अगर बहुत गुस्सा है ना अपने बॉस पे, तो वो क्या करेगा कि वो अपने बॉस को कह देगा कि ये मेरे ऊपर गुस्सा है। कई बार आप देखते हो ना कि आपकी मम्मी जो है वो आपके पापा से गुस्सा है, और वो गुस्सा
आपके ऊपर निकल जाता है, बच्चों के ऊपर निकल जाता है, क्योंकि वो जानती हैं कि भाई अगर वो नहीं करेंगे, इस चीज़ को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे कहीं, तो फिर उनके अंदर वो चीज़ें दबी हुई रहती हैं और इसीलिए उस चीज़ को वो प्रोजेक्ट कर देती हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, जहाँ पे आप अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फीलिंग्स को दूसरे के ऊपर थोप देते हो, तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी जो है उसी से रिलेटेड है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अपने इमोशंस या इम्पल्सेस को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अलावा, है ना, ज़्यादा सेफर और ज़्यादा सब्स्टिट्यूट टारगेट को रिडायरेक्ट कर लेते हो। तो ये जो मम्मी वाला एग्जांपल है बिल्कुल सही बैठता है इसके ऊपर, जिसमें किसी और का गुस्सा वो किसी और के ऊपर निकालती हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत लोग हैं और उन सभी का गुस्सा मम्मी जिन उनके सामने बोल नहीं सकती हैं, तो वो अपने बच्चे पे ही निकाल देती हैं। कई बार आप देखते हो कि माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चे को मारने लगती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो रीडायरेक्ट कर रही हैं इमोशंस को, जहाँ पे नहीं कर सकते हैं वहाँ से रीडायरेक्ट करके और डिस्प्लेस कर रही हैं उस ओरिजिनल इमोशन को एक सेफर या फिर सब्स्टिट्यूट टारगेट जो कुछ उसका कर नहीं सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा व्यक्ति है जो काम पर अपने बॉस से निराश है और घर आता है और घर पे अपना गुस्सा अपने परिवार पर निकाल देता है। तो वो क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, किसी और का गुस्सा कहीं और निकालना। फिर पांचवा है रिग्रेशन, प्रतिगमन। क्या होता है? देखिए तनाव के जवाब में विकास के पहले चरण में वापस लौटना। यानी बहुत ज़्यादा अगर तनाव हो जाए तो आप क्या कर सकते हो? अपने अर्लियर स्टेज में चले जाते हो डेवलपमेंट के, हाँ, यानी आप चाइल्डिश बिहेव करने लगते हो, एक बच्चे की तरह अगर बिहेव करने लगते हो, तो इसको हम कहते हैं रिग्रेशन। मतलब आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा तनाव पड़ जाए तो यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तनाव का सामने करने वाला एक वयस्क बचकाना व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर सकता है, जैसे गुस्सा, नखरे करना, है ना। तो वो क्या कर सकता है? टेम्पर टैंट्रम्स जो है थ्रो कर सकता है। टैंट्रम्स थ्रो करना मतलब बहुत नखरे दिखाना। तो वो जो है क्या होता है, एक छोटे बच्चे का ये तो आदत है नखरे दिखाना। तो एक एडल्ट है जो स्ट्रेस में आके टैंट्रम्स थ्रो करने लगता है और वो रिग्रेशन में चले जाता है। रिग्रेशन का मतलब हुआ कि वो अपने बचपन के स्टेट में जाने लगता है, वो डेवलपमेंटल स्टेज जो होते हैं उसमें वो पीछे की तरफ जाने लगता है। अगला है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या हो गया कि देखिए अस्वीकार्य आवेगों को सामाजिक रूप से स्वीकार्य गतिविधियों में शामिल करना, चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज। जैसे कोई भी एक पर्सन है और उसकी बहुत एग्रेसिव टेंडेंसी है, ठीक है, तो वो क्या करता है? बॉक्सिंग चुन लेता है या फिर कुछ ऐसा स्पोर्ट्स चुन लेता है जिसमें उसका एग्रेशन जो है ना वो उसको और आगे ले जाए। आप देखते हो कि बहुत गुस्से वाला व्यक्ति है तो उसको बताया जाता है कि तुम जो है कोई स्पोर्ट्स खेलो, तो क्या करोगे? आप चैनलाइज करोगे अपने इमोशन को, किसी और जगह पे चैनलाइज करोगे। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप बॉक्सिंग कर रहे हो, तो उस बॉक्सिंग में अपने सारे इमोशंस को पूरा जोर डाल दोगे, जान डाल दोगे, ताकि आपका गुस्सा भी निकल जाए और आप जो है वो एक पॉजिटिव मूव में चले जाए बॉक्सिंग, है ना। तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। फिर अगला है डिफेंस मैकेनिज्म रेशनलाइजेशन, यानी युक्तिकरण। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो भी बिहेवियर्स और फीलिंग्स है ना उनको जस्टिफाई करते हैं हम लॉजिकल रीजन्स के साथ, अगर वो अप्रोप्रिएट ना हो तब भी। मतलब कोई भी व्यवहार, कोई भी भावना ऐसा हो जो कि तार्किक रूप से जो है उचित नहीं है, फिर भी हम उसको उचित ठहराते हैं अलग अलग लॉजिक दे के। तो इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे एक छात्र जो परीक्षा में असफल हो जाता है, वो ये अगर तर्कसंगत हो सकता है कि वो वास्तव में वैसे भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं करना चाहते थे, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो पास ही नहीं करना चाहता था एग्ज़ाम, अगर वो फेल हो जाएगा। या फिर कहेगा कि नहीं एग्ज़ाम पास करने में क्या है, बहुत और चीज़ें हैं, बिजनेस कर लेंगे। तो ये क्या है? ये रेशनलाइजेशन है। मतलब अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करना, लॉजिकल रीज़न देना, जबकि वो लॉजिक नहीं है, वो इलॉजिकल रीज़न होगा, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा करेगा। आठवां है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया गठन। किसी के अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं के विपरीत कार्य करना। मतलब एक ऐसे मैनर में आप बिहेव कर रहे हो ताकि कोई और उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, उस थॉट को, उस फीलिंग को। जैसे एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इनसिक्योर फील कर रहा है अपने इंटेलिजेंस के बारे में, और वो क्या करेगा? वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बोस्टफुल शो करेगा खुद को। तो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस, इसलिए कहते हैं ना कि जितना इंटेलिजेंस कम होगा लोग उतना ही बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा अपने आप को बताएंगे। एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो कम बोलेगा लेकिन सटीक बोलेगा, और जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं है वो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा, बहुत बोस्टफुल रहेगा, ताकि लोग डर से उसके बात ही ना करें, लोग सोचे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये है रिएक्शन फॉर्मेशन, है ना, प्रतिक्रिया गठन। नौवां है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, बौद्धिकरण। यहाँ पर भावनात्मक तनाव और संघर्ष को रोकने के लिए तर्क और तर्क का उपयोग करते हैं। मतलब तर्क और तर्क मतलब लॉजिक एंड रीजनिंग यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इमोशनल स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट को ब्लॉक कर सकें, ख़त्म कर सकें, रोक सकें। जैसे कोई भी पर्सन है और उसको जो है कोई बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? इमोशनल स्ट्रेस में आ जाता है वो, बिल्कुल, है ना। और इसके बचने के लिए बीमारी के बारे में सीखने पर ध्यान केंद्रित कर देता है, और वो ये सोचता है कि इस बीमारी के बारे में अब सीखूंगा और दूसरों को ये नहीं होने दूंगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? बौद्धिकरण, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इस बीमारी के बारे में वो और सीखेगा और दूसरों को जागरूक बनाएगा। तो ये होता है कई बार इमोशनल स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद हम लॉजिक और रीजनिंग से इस इमोशनल स्ट्रेस को ब्लॉक करने लगते हैं और इसको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करते हैं।
फिर 10वां है अनडूइंग, पूर्ववत करना। इसका मतलब क्या है कि भाई किसी अचेतन व्यवहार या विचार को वापस लेने का प्रयास करना जो अस्वीकार या आहत करने वाला हो, है ना। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी अनकॉन्शियस बिहेवियर हो, कोई भी ऐसा थॉट हो जो कि एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता या फिर हर्टफुल है, तो उसको आप वापस लेने के बारे में बात करते हो। जैसे किसी के प्रति असभ्य होने के बाद मान लीजिए आपने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, उसके बाद आप उस व्यक्ति को बाद में व्यवहार को ठीक करने के लिए उनके प्रति अत्यधिक दयालु हो सकते हो। ये कई बार हमें देखने को मिलता है। गुस्से में जो है आप किसी को कुछ कह देते हो और कहने के बाद आपको तुरंत लगता है कि मैंने वो गलत बोल दिया, फिर आप जो है उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करने लगते हो, उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओगे या कहोगे चलो घूमने चलते हैं या फिर चलो कहीं से घूम के आते हैं। तो ये क्या है, ये उस व्यक्ति के लिए आप एक्सेसिव काइंड हो जाओगे और उससे आप ये करना चाहोगे कि मैं जो भी मैंने गलत किया ना उसको मैं सही करना चाहता हूँ, अनडूइंग। तो देखिए ये सब आपके लाइफ से रिलेटेड ही ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये आपके डेली लाइफ में हमेशा घटता रहता है आपके आसपास। 11वां है विभागीकरण यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, परस्पर विरोधी विचारों या भावनाओं को चेतना के विभिन्न भागों से अलग करना, यानी सेपरेटिंग कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। ऐसे थॉट जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज करवाते हैं या फिर ऐसे फीलिंग्स जो कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं, उनको अलग अलग कंपार्टमेंट में चैनलाइज कर देना, अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट देना। एग्जाम्पल के लिए तनाव से बचने के लिए एक व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन को अपने निजी जीवन से अलग कर सकता है ताकि उसको स्ट्रेस ना हो। तो अपना हम कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करो। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है भाई, सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में ही हैं। तो आपने अपने दिमाग में बना दिया कि भाई सुबह में 8 से लेके और 5 बजे तक मैं ऑफिस में सिर्फ ऑफिस के बारे में सोचूंगा, और अगर मैं 6 बजे से घर आ रहा हूँ तो 6 बजे से लेकर और सुबह 8 बजे तक सिर्फ मैं घर के बारे में सोचूंगा, ना ऑफिस से घर ना घर से ऑफिस की टेंशन जाएगी। तो यानी कि आपने कंपार्टमेंट बना दिया एक और वहाँ पे डिवाइड कर दिया ये चीज़ें। इससे क्या होगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी सही हो जाएगा और स्ट्रेस भी आपका कम होगा। 12वां है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, यानी देखिए चिंता से निपटने के लिए किसी और की विशेषताओं को अपनाना, है ना। आप अगर एंजाइटी से कोप करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, किसी और के कैरेक्टरिस्टिक को अपना लेते हो, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है तो वो क्या करेगा, एक पेरेंट की तरह अपने आप को दिखाना शुरू करने लगेगा। एक बच्चा अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए माता पिता की तरह व्यवहार करना शुरू कर सकता है ताकि उसको लगे कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता है, और उससे उसको चिंता नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी। तो ये कई बार देखने को मिलता है। आइडेंटिफिकेशन हम किससे कहते हैं, जैसे कि किसी और की आइडेंटिटी को हम अपना आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। फिर फैंटेसी, तो ये क्या है, काल्पनिक, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आप देखते होंगे। अप्रिय भावनाओं से बचने के लिए काल्पनिक दुनिया में जाकर वास्तविकता से भागना, यानी आप क्या करते हो, रियलिटी से भागते हो और एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हो। ये मेंटल पेशेंट्स बहुत करते हैं, अपने दिमाग में ही एक वर्ल्ड उन्होंने बना लिया है और उसमें वो जीते हैं, और उसमें वो जो रियल लाइफ में नहीं हो सकते हैं वो उस वाले वर्ल्ड में वो होते हैं। और इससे फिर हैलोजिनेशन वगैरह होता है। हैलोजिनेशन मतलब क्या होगा कि आपको चीज़ें दिखाई देने लगेंगे, आपके रियल लाइफ में लोग आपको दिखाई देने लगेंगे जो कि रियलिटी में है ही नहीं। तो अनप्लेजेंट फीलिंग से बचने के लिए ऐसा करते हैं, एस्केप करने के लिए रियलिटी को ऐसा करते हैं। जैसे अपर्याप्तता की भावनाओं से बचने के लिए एक व्यक्ति एक सफल सेलिब्रिटी बनने का दिवा स्वप्न देख सकता है। दिवा स्वप्न मतलब डे ड्रीमिंग। तो एक पर्सन जो है डे ड्रीम कर सकता है कि वो बहुत सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है, वो बहुत ऊंची बिल्डिंग पे रह रहा है, सी फेसिंग बंगलो है उसका, ये सारी चीज़ अपने मन में बना सकता है, लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और होता है। तो ये फैंटेसी है, काल्पनिक है सारी चीज़ें। फिर स्प्लिटिंग बंटवारा। तो देखिए लोगों को और सिचुएशंस को गुड या तो सभी सही हैं या तो सभी गलत हैं, इसके आधार पर आप देखने लगते हो। मिडिल ग्राउंड की बात ही नहीं होती है ना। लोगों और स्थितियों को बिना किसी बीच के रास्ते के सभी अच्छे या सभी बुरे के रूप में देखते हो, या तो सभी अच्छे हैं या तो सभी बुरे हैं, बीच का कोई रास्ता आप नहीं अपनाते हो। जैसे एक व्यक्ति एक पल में किसी को आदर्श मान सकता है और फिर अगले ही पल उसका पूरी तरह से अवमूल्यन कर सकता है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि या तो आप किसी को मानते हो तो इतना ही मान देते हो कि मतलब आपके जैसा कोई है ही नहीं, और या फिर आप उससे घृणा करते हो तो इतना ही घृणा कर देते हो कि आपसे बुरा भी कोई नहीं और उसके आपके लिए उससे बुरा कोई नहीं। तो ये हम कहते हैं स्प्लिटिंग, मतलब मिडिल ग्राउंड आप नहीं निकालते हो। फिर अगला हम देखें सप्रेशन, दमन। तो स्टार्टिंग में भी हमने देखा था और यहाँ भी। तो देखिए जो हमारा जो पहला वाला था, देखिए ये रिप्रेशन था, ठीक है। और अब हम देखेंगे सप्रेशन। सप्रेशन आप क्या करते हो, वर्तमान वास्तविकता से निपटने के लिए किसी विचार, भावना या आवश्यकता पर ध्यान देने में देरी करने का सचेत रूप से निर्णय लेते हो, ठीक है। आप कॉन्शियसली एफर्ट डालते हो कि आप जो है ना ज़्यादा अटेंशन नहीं पे करोगे, डिले करोगे अटेंशन देने में किसी चीज़ को। अगर किसी चीज़ से निपटना है आपको तो आप क्या करोगे, कोई भी थॉट, कोई भी इमोशन जो है ना उसको निपटने के लिए उसे डिले करोगे धीरे धीरे। आप देखते हो ना कई लोग जो हैं वो चीज़ों से अगर नहीं निपट पाते हैं तो उसको टालेंगे, चलो ये काम कल कर देंगे यार, परसों कर देंगे, क्योंकि ये सप्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को, ये दमन कर रहे हैं। जैसे
काम के दौरान किसी दर्दनाक ब्रेकअप के बारे में ना सोचने का चुनाव करना, है ना। भाई ऐसा कुछ आपके साथ आपके लाइफ में हो गया जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते हो, तो आप सोचोगे भाई वर्क टाइम पे ये सब मैं नहीं सोचूंगा, तो उससे क्या करोगे, उसको आपने टाल दिया, उस चीज़ को, उस थॉट को हटा दिया, उस फीलिंग को, उस इमोशन को बिल्कुल आपने डिले कर दिया। इसको हम सप्रेशन कहते हैं। तो ये सारे ही आपके डिफेंस मैकेनिज्म थे और अलग अलग टाइप के डिफेंस मैकेनिज्म है। साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, और यानी मनोविज्ञान में। देखिए, एक तो एडाप्टिव फंक्शंस होता है, अनुकूली कार्य। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, ये एडाप्टिव होते हैं, यानी कि आपको अनुकूल बनाते हैं अलग अलग पर्यावरण में रहने के लिए। और एक व्यक्ति को अगर उसके सामने बहुत ही कठिन कोई यहाँ पर परिस्थिति आ गई है, कोई समस्या आ गया है, उसका सामना करने के लिए उसको मजबूत बनाती हैं और उसको बल देती हैं। फिर मैल एडाप्टिव फंक्शंस, ये क्या होता है, तो देखिए, रक्षा तंत्र पर अत्यधिक निर्भरता से अस्वस्थ पैटर्न पैदा हो सकता है और संकट के मूल कारणों को संबोधित करने से बचा जा सकता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा रिलाई करने लगेंगे डिफेंस मैकेनिज्म से, तो इससे एक अनहेल्दी पैटर्न बनेगा और आप क्या करने लगोगे, आप जो है ना वो अवॉइड करने लगोगे रूट कॉज को, कि भाई कारण क्या रहा, जो भी प्रॉब्लम्स आए आपके लाइफ में उसका क्या कारण है, उसको आप अवॉइड करने लगोगे और आप रियलिटी में जीने के बजाय आप जीने लगोगे एक काल्पनिक दुनिया में। तो वास्तविकता से काल्पनिकता की तरफ आप चले जाओगे, और इसीलिए इसको एक हद तक यूज़ करना अनकॉन्शियसली यूज़ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर ओवर हो रही हैं, तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। देखिए, आपको कंक्लूजन में यही बता सकता हूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एक व्यक्ति के लिए, हमारे लिए भी, ताकि हम कोई भी स्ट्रेस, कोई भी तनाव हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो आपके जीवन में, तो उससे आप निपट सको। और इन मैकेनिज्म्स को समझने के बाद हमें यही समझ में आया कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो मानव व्यवहार है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। और देखिए, अगर इसको थेरापेटिक सेटिंग्स में यूज़ किया जाए और अगर इसको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट द्वारा यूज़ किया जाए, तो जो भी अंडरलाइंग इशूज़ हैं उसको हम पकड़ सकते हैं। इन मैकेनिज्म्स को पकड़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि अगर किसी के साथ बचपन में कुछ हुआ हो और उसका जो है उसके अंदर रिग्रेशन हो, बिल्कुल ही वो स्ट्रेस में हो, तो आप उसका जो जड़ है वहाँ तक पहुँच सकते हैं इसको एनालाइज करने के बाद। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अलग क्लास था, और मैं फिर से धन्यवाद करता हूं अपने एक लर्नर को, जो उन्होंने बोला कि सर इसके बारे में एक वीडियो अगर बना दे तो इससे बहुत कुछ जानकारी सबको मिल रही है। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव क्लास के साथ। अगर आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स दिए हुआ है। 9015958713 ये नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करके डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो और जुड़ सकते हो। हमारे इसी टाइप के बहुत ही इंटरैक्टिव बैचेस होते हैं, और वहाँ पर हमारे जो चैंपियन बैच है वहाँ पर डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल होता है। हमारे लर्नर्स द्वारा ही कुछ बता दिया जाता है, उसके ऊपर ही हम कुछ वीडियोज़ ले आते हैं। तो एक बहुत ही इंटरैक्टिव और इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। आप अगर जुड़ना चाहें तो बिल्कुल जुड़िए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।